अब तक शायद आप जान गए होंगे ज़्यादातर सीरीज वेक्टर और मैट्रिसेस ऑपरेशंस समझने के बारे में है विजुअलाइजेशन के ज़रिए। विजुअलाइज करने का लेंस मिलता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। इस वीडियो में भी उसी लेंस से देख के कॉन्सेप्ट्स डिस्क्राइब करेंगे, जैसे इन्वर्स मैट्रिसेस, कॉलम स्पेस, रैंक और नल स्पेस। लेकिन एडवांस में वार्निंग है, मैं इन चीज़ों को कंप्यूट करने के मेथड्स नहीं बताऊंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो मेथड्स सीखने के लिए कई दूसरे अच्छे रिसोर्सेज हैं। कीवर्ड्स हैं गाउसियन एलिमिनेशन, रो एशेलॉन फॉर्म। मैं इंट्यूशन वाले पार्ट पे वैल्यू ऐड करूंगा। वैसे भी प्रैक्टिकली हम सॉफ्टवेयर से कंप्यूट करते हैं। पहले लीनियर अलजेब्रा की यूज़फुलनेस पे बोलता हूँ। अब तक आपको हिंट होगी कि ये स्पेस की मैनिपुलेशन डिस्क्राइब करने में कैसे यूज़ होता है, जो कंप्यूटर्स और रोबोटिक्स जैसी चीज़ में यूज़फुल है। लेकिन एक मेन रीज़न इसके किसी भी टेक्निकल फील्ड में यूज़ और रिक्वायर्ड होने का है कि इससे हम इक्वेशंस के सिस्टम सॉल्व कर पाते हैं। सिस्टम इक्वेशंस मतलब आपके पास लिस्ट है वेरिएबल्स की, जिनकी वैल्यूज़ आप नहीं जानते, और उनसे रिलेट करती हुई इक्वेशंस की लिस्ट है। कई सिचुएशंस में वो इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आप लकी हो वो स्पेशल फॉर्म में भी हो सकती हैं। हर इक्वेशन में वेरिएबल के साथ बस ये हो रहा है कि वो स्केल्ड हो रहा है किसी कांस्टेंट से, और वो स्केल्ड वेरिएबल्स के साथ बस ये हो रहा है कि वो आपस में ऐड कर रहे हैं। तो कई एक्सपोनेंट या फैंसी फंक्शंस नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेरिएबल्स को। ये इक्वेशंस का स्पेशल सिस्टम ऐसे लिखते हैं कि सारे वेरिएबल्स लेफ्ट में रखो और कांस्टेंट्स राइट में। कॉमन वेरिएबल्स को वर्टिकली एक लाइन में लिखना भी अच्छा रहता है। ऐसा करने के लिए आप ज़ीरो कोएफिशिएंट लगा सकते हो अगर वेरिएबल मिसिंग हो इक्वेशन में। इसे कहते हैं लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आपने नोटिस किया होगा कि ये मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जैसा लगता है। आप सारी इक्वेशंस को एक सिंगल वेक्टर इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हो, जहां मैट्रिक्स में सारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होंगे और वेक्टर में वेरिएबल्स होंगे, और उनका मैट्रिक्स वेक्टर प्रोडक्ट होगा कोई अलग कांस्टेंट वेक्टर। इस कांस्टेंट मैट्रिक्स को नाम A देते हैं। वेरिएबल्स वाला वेक्टर x है और राइट वाला कांस्टेंट वेक्टर v है। ये नोटेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक लाइन में मिल जाएं। इससे प्रॉब्लम की ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मिल सकती है। मैट्रिक्स A कॉरेस्पॉन्डिंग है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, तो Ax इक्वल्स v सॉल्व करना मतलब हम वेक्टर x ढूंढ रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद v पे लैंड करे। सोचो यहाँ हो क्या रहा है। आप कई वेरिएबल्स की कॉम्प्लेक्स मिक्सिंग समझ सकते हो सिर्फ स्पेस का एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सोच के, और कौन सा वेक्टर कहाँ लैंड होगा ये देख के। कूल ना? सिंप्लिसिटी के लिए मान लो आपके पास एक सिस्टम है, दो इक्वेशंस और दो अननोन्स का। इसका मतलब A है 2x2 मैट्रिक्स और दोनों Vx हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर्स। अब इस इक्वेशन का सल्यूशन इस बात पे डिपेंड करता है कि A से जुड़ी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो दबा रही है पूरे स्पेस को लोअर डायमेंशन में, जैसे लाइन या पॉइंट में, या एक्सपैंड कर रही है। पिछले वीडियो की लैंग्वेज में हमें दो केस मिल गए, जहां A का ज़ीरो डिटर्मिनेंट हो और जहां नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट हो। ये केस पहले लेते हैं जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, मतलब स्पेस नहीं दब नॉन ज़ीरो एरिया में। इस केस में हमेशा एक और सिर्फ एक वेक्टर होगा जो V पे लैंड करेगा, और आप उसे निकाल सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन को उल्टा अप्लाई करके। V को फॉलो करने पे जैसे हमने टेप रिवाइंड किया, आपको ऐसा वेक्टर x मिलेगा कि A टाइम्स x इक्वल होगा V के। जब ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स कर दो, ये एक्चुअली एक अलग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। कॉमनली A का इन्वर्स बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं A की पावर -1 से। फॉर एग्जाम्पल,
अगर ए उल्टा रोटेट करता 90 डिग्री से तो ए इन्वर्स होता क्लॉकवाइज रोटेशन 90 डिग्री से। अगर ए राइटवर्ड शेयर होता जो जे हैट को 1 यूनिट राइट में पुश करता तो ए इन्वर्स होता लेफ्टवर्ड शेयर जो जे हैट को 1 यूनिट लेफ्ट में पुश करता। जनरली ए इन्वर्स एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए अप्लाई करने के बाद इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन ए अप्लाई करो तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से स्टार्ट हुए थे। एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने को अलजेब्रा में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से दिखाते हैं। तो इस ए इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की कोर प्रॉपर्टी है कि ए इन्वर्स टाइम्स ए कॉरेस्पॉन्ड करता है वो मैट्रिक्स जो कुछ भी नहीं करता। जो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं करे उसे बोलते हैं आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये आई हैट और जे हैट को मूव नहीं करती, इसलिए इसके कॉलम्स होते हैं 1 0 और 0 1। एक बार जब आप इन्वर्स निकाल लो जो प्रैक्टिकली आप कंप्यूटर से निकालते हो तो आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो इस इन्वर्स मैट्रिक्स को v से मल्टीप्लाई करके। इसका ज्योमेट्रिक मतलब है कि आप रिवर्स में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हो और v फॉलो कर रहे हो। ये नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट वाला केस उस आइडिया के कॉरस्पॉन्डिंग है कि अगर आपके पास 2 अननोन्स और 2 इक्वेशंस हों तो सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होता है। इस आइडिया का हायर डायमेंशंस में भी सेंस बनता है जब जितने अननोन्स हों उतनी ही इक्वेशंस हों। फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ज्योमेट्रिक मतलब होगा कि आपके पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन है A और कोई वेक्टर है V और आप वेक्टर X ढूंढ रहे हो जो V पे लैंड करे। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन A स्पेस को श्रिंक न करे स्मॉलर डिमेंशन में, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी A इन्वर्स जिसकी प्रॉपर्टी होगी कि अगर पहले A करो फिर A इन्वर्स करो तो मतलब होगा कि आपने कुछ नहीं किया और इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको बस उस रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को वेक्टर V से मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस से जुड़ी ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस को श्रिंक करे स्मॉलर डिमेंशन में तो कोई इन्वर्स नहीं होता। आप लाइन को एक्सपैंड करके वापस प्लेन नहीं बना सकते। एटलीस्ट ये ऐसी चीज नहीं है जो फंक्शन कर सके। इसे करने के लिए हर वेक्टर को वेक्टर्स से भरी लाइन में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन एक ही इनपुट ले सकता है एक आउटपुट देने के लिए। इसी तरह 3 इक्वेशंस और 3 अननोन्स हों तो कोई इन्वर्स नहीं होगा अगर कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन 3D स्पेस को दबा दे प्लेन पे या लाइन पे या पॉइंट पे। वो सब कॉरेस्पॉन्ड करते हैं डिटर्मिनेंट ज़ीरो से, क्योंकि कोई रीजन ऐसी चीज में श्रिंक हो गया जिसका वॉल्यूम ज़ीरो है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे अगर इन्वर्स न हो रहा हो तो भी। बस इतना है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन श्रिंक हो रहा हो लाइन में तो आपको इतना लकी होना पड़ेगा कि वेक्टर V उस लाइन पे कहीं हो। आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे कुछ नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट केसेस थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लग रहे होंगे बाकियों से। 3x3 मैट्रिक्स में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना ज़्यादा मुश्किल होगा अगर स्पेस स्क्विश कर जाए लाइन में बजाय प्लेन पे स्क्विश होने के, भले ही दोनों ज़ीरो डिटर्मिनेंट हों। हमारे पास एक लैंग्वेज है जो ज़्यादा स्पेसिफिक होगी ये बोलने से कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो है। जब ट्रांसफॉर्मेशन का आउटपुट लाइन हो, मतलब 1 डिमेंशनल हो, हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक 1 है। अगर सारे वेक्टर्स किसी 2 डायमेंशनल प्लेन पे लैंड कर जाएं, हम बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक 2 है। तो रैंक शब्द का मतलब है आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन का कितना डिमेंशन है। फॉर एग्जाम्पल 2x2 मैट्रिसेस में बेस्ट रैंक हो सकती है 2। इसका मतलब बेसिस वेक्टर्स पूरा 2 डायमेंशनल स्पेस को स्पैन करते जा रहे हैं और डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है। लेकिन 3x3 मैट्रिसेस में रैंक 2 का मतलब है कि हम कोलैप्स हो गए, लेकिन उतना ज़्यादा भी कोलैप्स नहीं हुए जितना रैंक 1 में होते।
अगर 3D ट्रांसफॉर्मेशन का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है और अगर इसका आउटपुट पूरा 3D स्पेस फिल कर दे तो रैंक 3 है। ये सेट मैट्रिक्स के सारे पॉसिबल आउटपुट्स का लाइन, प्लेन, 3D स्पेस जो भी हो कॉलम स्पेस कहलाता है मैट्रिक्स का। आप शायद गेस कर सको ये नाम कहाँ से आया। आपके मैट्रिक्स के कॉलम्स बताते हैं कहाँ बेसिस वेक्टर्स लैंड हुए और उन दो ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस वेक्टर्स का स्पैन सारे पॉसिबल आउटपुट्स देता है। दूसरे शब्दों में आपकी मैट्रिक्स के कॉलम्स का स्पैन होता है कॉलम स्पेस। तो रैंक की एक्यूरेट डेफिनेशन ये होगी कि कॉलम स्पेस में डायमेंशंस के काउंट को कहते हैं रैंक। जब ये रैंक मैक्सिमम हो, मतलब जब ये गिनती में इक्वल हो कॉलम्स के, तब हम मैट्रिक्स को फुल रैंक बोलते हैं। ध्यान देना, ज़ीरो वेक्टर हमेशा कॉलम स्पेस में होगा क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस में ओरिजिन फिक्स्ड रहता है। फुल रैंक ट्रांसफॉर्मेशन में ज़ीरो वेक्टर ही अकेला ऐसा वेक्टर है जो ओरिजिन पे लैंड होता है। लेकिन जो मैट्रिसेस फुल रैंक नहीं होती और स्मॉलर डिमेंशन में श्रिंक हो जाती हैं, तब आपको कई वेक्टर्स ज़ीरो पे लैंड करते हुए मिलते हैं। अगर 2D ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस को लाइन पे दबा दे तो सेपरेट लाइन होती है अलग डायरेक्शन में। ये ऐसे वेक्टर्स से भरी होती है जो ओरिजिन पे दब रहे हों। अगर 3D ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस को प्लेन पे दबाए तो वेक्टर्स की पूरी लाइन भी होती है जो ओरिजिन पे लैंड करती है। अगर 3D ट्रांसफॉर्मेशन सारे स्पेस को लाइन पे दबाए तो पूरा प्लेन भरा होता है वेक्टर्स से जो ओरिजिन पे लैंड करते हैं। ये वेक्टर्स का सेट जो ओरिजिन पे लैंड होता है इसे कहते हैं नल स्पेस, या आपकी मैट्रिक्स का कर्नल भी कहलाया है। ये स्पेस होता है उन वेक्टर्स का जो नल होते हैं, मतलब जो ओरिजिन पे लैंड होते हैं। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की टर्म्स में जब v ज़ीरो वेक्टर हो तो नल स्पेस से आपको इक्वेशंस के सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये हाई लेवल ओवरव्यू है लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली सोचने का। हर सिस्टम से किसी ना किसी तरह की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जुड़ी हुई होती है और जब उस ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स हो तो आप उस इन्वर्स को यूज कर सकते हो सिस्टम सॉल्व करने के लिए। कॉलम स्पेस हमेशा समझने देता है कि कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और नल स्पेस हमें बताता है कि सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस का सेट कैसा दिख सकता है। काफ़ी कुछ मैंने यहाँ कवर नहीं किया, जैसे इन्हें कंप्यूट कैसे करना है। मुझे अपना स्कोप भी लिमिटेड रखना पड़ा ऐसे एग्जाम्पल्स तक जिनमें इक्वेशंस इक्वल हों अननोन्स के। लेकिन गोल यहाँ सब कुछ पढ़ाने का नहीं है। गोल है कि आपकी मजबूत इंट्यूशंस बने इनवर्स मैट्रिसेस, कॉलम स्पेस और नल स्पेस के बारे में, और वो इंट्यूशंस आपकी कोई भी फ्यूचर लर्निंग ज़्यादा फ्रूटफुल बनाए। अगला वीडियो पॉपुलर रिक्वेस्ट की वजह से ब्रीफ होगा नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस पे। उसके बाद मैं अपना व्यू बताऊंगा डॉट प्रोडक्ट्स पे और क्या कूल चीज़ होती है जब आप उन्हें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के नज़रिए से देखो। आगे चलते हैं।